इस लेक्चर में हम जुलाई महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें मैंने कवर किया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और जापान की प्रधानमंत्री कौन आई थी? सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची ये जो है ये आई थी भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 ध्यान रखिएगा कौन जीत लिया है? तो ध्यान रखिएगा मर्सरीज के रेसर हैं जॉर्ज रसेल। मर्सरीज के रेसर हैं। दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो जॉर्ज रसेल जीते हैं। और ये किसके रेसर हैं? तो ध्यान रखिएगा मर्सरीज के रेसर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डिजी रोवर अभियान शुरू किया गया है। डिजी रोवर, अब ये डिजी रोवर अभियान क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जमीन की सटीक पैमाइश की जाएगी। ठीक है, ये जमीन की जो पैमाइश होती है उससे रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डिजी रोवर अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। 1 जुलाई 2026 को शुरुआत की गई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? जमीन की पैमाइश एवं सीमांकन को सटीक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और जीएनएसएस सैटेलाइट बेस्ड ये तकनीक होती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिजी रोवर अभियान शुरू कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी को सेशल्स देश का सम्मान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन इसका नाम है। सेशल्स देश के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में पीएम मोदी की वैश्विक नेतृत्व के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। असम की नई हेरिटेज साइट कौन सी घोषित हो गई है? तो ध्यान रखिएगा ओराइजा रूफी पोगोन। ओराइजा रूफी पोगोन ये जलवायु अनुकूल जंगली चावल है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जलवायु अनुकूल जंगली चावल है की प्रजाति है को संरक्षित करने के लिए बोरोजुली क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कौन से क्षेत्र को? बोरजुली। बोरजुली क्षेत्र ये असम का है। ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र जो है किसके लिए? जलवायु अनुकूल जंगली चावल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए बोरजुली क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट एक्ट कब आया है? तो 2002 में ये एक्ट आया है। ये है कहां पे? ध्यान रखिएगा बोरजुली क्षेत्र असम में है। आगे चलते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और किस लिए मनाया जाता है? किसके उसमें? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर बीसी रॉय, भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये डॉक्टर बीसी रॉय। इनकी जन्मतिथि पर यह मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका? डॉक्टर बीसी राय। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा जीएसटी की शुरुआत कब हुई है? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। डूरंड कप। डूरंड कप की शुरुआत हो गई भाई, कहां पे हो रहा है? तो डूरंड कप आपको बता दूं फुटबॉल से संबंधित है, कोलकाता में शुरू हो चुका है। ध्यान रखिए कौन सा संस्करण है? 135वां 135 संस्करण है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है डूरंड कप को। ठीक है, कहां पे हो रहा है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो रहा है। भाग लेंगी भारतीय क्लब और सर्विसेज टीम, ये इसमें भाग लेने वाली है। और डूरंड कप की शुरुआत कब से हुई है? तो 1988 से हुई है, 1988 से हुई है। और मोहन बागान क्लब जो है इसने सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है डूरंड कप का। कितने बार? 16 बार, 16 टाइम्स। ध्यान रखिएगा मोहन बागान क्लब जो है डूरंड कप का टाइटल जीत चुका है। ठीक है, और अभी ये शुरुआत हुई है कहां पे? कोलकाता में शुरुआत हो चुकी है इसकी। आगे चलते हैं। 29 नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले भी, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से नंबर का ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 29वां 29 नंबर का हुआ है। कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा ई गवर्नेंस सम्मेलन है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। डिजिटल नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, और क्या प्रश्न मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि तीजन बाई जी का निधन हो गया है। ये पंडवानी लोक कला की विश्वविख्यात स्वर साधिका रही है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये पंडवानी का जहां पे भी नाम हुआ है तो तीजन बाई का नाम सबसे पहले लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम डॉक्टर तीजन बाई, 8 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ। ये थी कहां की? बस इतना ध्यान रखिएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ की थी, ये जन्म स्थान इनका है। ध्यान रखिएगा निधन रायपुर में हुआ है, एम्स में। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में आता है रायपुर।
और कितने वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनको जो अवार्ड दिए गए हैं ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको पहले याद रखना है कि 1988 में इनको पद्मश्री मिला, 2003 में इनको पद्म भूषण मिला और 2019 में पद्म विभूषण मिला। 3 सबसे पहले याद कर लीजिए, 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है, फुकुओका पुरस्कार, ये जापान का एक पुरस्कार है, ये भी इनको दिया गया था। ठीक है ना, तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इन निम्न में से तीजन बाई को कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, या फिर इनके ईयर पूछ ले कि पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, 2019 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्मश्री कब प्राप्त हुआ, 1988 में। और संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भी इनको 1995 में पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके अवार्ड से ही प्रश्न आपको मिलेंगे 1988 पद्मश्री, 2003 पद्म भूषण, 2019 पद्म विभूषण, और फुकुओका पुरस्कार जो है ये 2018 में दिया गया और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1995 में दिया गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। पीएम मोदी को एक और देश का सम्मान प्राप्त हुआ है जुलाई महीने में, वो है इंडोनेशिया का सम्मान। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के सम्मान का नाम है बिंगटोंग आदिपूर्णा। बिंगटोंग आदिपूर्णा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है बिंगटोंग आदिपूर्णा। जबकि हमने सेशेल्स का जो सम्मान प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ध्यान रखिएगा, ये सेशेल्स का है। और जबकि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया का क्या है, बिंगटोंग आदिपूर्णा। ठीक है, इसके आप नोट्स बना लीजिए, एक बार बस आपको नोट्स बनाने हैं, आपको ये फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने रिवीजन करने में, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो बिंगटोंग आदिपूर्णा, ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशिया देश का सम्मान है। और ये किसके द्वारा दिया गया इनको, वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो जी के द्वारा इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी एक बंदरगाह चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है, वो कौन सा बंदरगाह है, तो साबांग बंदरगाह, साबांग पोर्ट। तो आपसे यही सीधे आ जाएगा कि साबांग पोर्ट कहां पर स्थित है, तो सबसे पहले बताइएगा, साबांग पोर्ट जो है ये हिंद महासागर में है। ठीक है ना, हिंद महासागर में है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाए कि ये भारत और किस देश का एक रणनीतिक बंदरगाह है, स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा, साबांग बंदरगाह हिंद महासागर में है और 2 देशों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह, कौन सा, भारत और इंडोनेशिया। नाम ध्यान रखिएगा, साबांग बंदरगाह, साबांग। क्लियर है ना, तो इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंगटोंग आदिपूर्णा मिला है और साबांग बंदरगाह चर्चा में आ गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया की रणनीतिक बंदरगाह है ये। क्लियर, आगे चलते हैं। 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 1989 को पहली बार मनाया गया था। यूएनडीपी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये घोषणा किया गया था। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 5 बिलियन हुई थी कब, 1987 में, तब से ये मनाया जा रहा है। और ये घोषणा किसने की थी, यूएनडीपी ने की थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया गया था। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कहां पर शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में शामिल किया गया है, और कुछ भी इसमें याद करने लायक आपको नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है कब भाई, 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 में ही मनाया गया था। ध्यान रखिए, 15 जुलाई को मनाया जाता है और 2015 में पहली बार मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्लियर, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल चेस डे, ये मनाया गया है 20 जुलाई को। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ध्यान रखिएगा, और इसका उद्देश्य शतरंज को बढ़ावा देना। फिडे की स्थापना कब हुई है, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। फिडे क्या है फुल फॉर्म इसका, ध्यान रखिएगा, फिडे का फुल फॉर्म बताइए आप लोग कमेंट में मुझे। ठीक है, 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना हुई है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिडे का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वैसे बहुत इजी है, आप लोग बता लोगे। आगे चलते हैं।
29 जुलाई को ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2010 में। और इसकी शुरुआत की घोषणा कहां पे हुई थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग, ध्यान रखिएगा कहां पे है? रशिया में। ये एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, टाइगर समिट हुई थी रशिया में, उसी समय ये घोषणा हुई थी 2010 में। तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। मतलब सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, 785। फिर उसके बाद कर्नाटक 563 और फिर उत्तराखंड 560, ठीक है ना। और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी कहां है? मध्य प्रदेश में ही है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58 हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। क्लियर हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? भारत में सबसे अधिक जंगली बाघों वाला देश भारत है, ध्यान रखिएगा। 75% आबादी भारत बाघों की भारत में है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर नाटो शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 कहां हुआ इस बार? तो इस बार हुआ है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, 3 दिन के लिए ये सम्मेलन किया गया था। कहां पे हुआ है? 2026 का है, ये 2026 का है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। अगर बात करें नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और अब तक टोटल कितने देश शामिल हैं इसमें? तो ध्यान रखिएगा 32 देश हैं 2026 तक। क्लियर हुआ? ये मिलिट्री अलायंस है एक प्रकार का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, 4 इंडो पैसिफिक साझेदार देश हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये IP4 कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। IP4 कहलाते हैं, 4 इंडो पैसिफिक साझेदारी देश। क्लियर? अब अगर बात की जाए यहां पर, तो यहां पर और कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वॉशिंगटन डीसी में 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, 4 अप्रैल 1949 को बना है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। टोटल कितने सदस्य देश हैं? 32 सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं। विंबलडन, यहां से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो विंबलडन में 2 चीजें सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि विंबलडन जो होता है वो कहां पे होता है? तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड, लंदन में होता है, ध्यान रखिएगा। और किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेलते हैं विंबलडन? ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? 1877, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कहा जाता है विंबलडन को, सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन। क्लियर? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस बार 2026 में पुरुष एकल विजेता, ध्यान रखिएगा, ये कौन बन गए हैं? यानिक सिनर बन गए हैं। ये किस देश के हैं? इटली के हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर ज्योरेव को हराया इन्होंने, जो जर्मनी के थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानिक सिनर विजेता बने हैं मेंस में। और फीमेल्स में कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य की हैं। और इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराया है, जो कि खुद वो चेक रिपब्लिक की थी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? नोस्कोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, मतलब ये पहली बार जीती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जो चीजें पहली बार होती हैं करंट में, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नोस्कोवा जो है, अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पहले तो ये कि फीमेल्स में कौन जीता है, वुमेन्स में कौन जीता है, तो ध्यान रखिएगा लिंडा नोस्कोवा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंडा नोस्कोवा किस देश की हैं? तो वो है चेक रिपब्लिक की हैं। क्लियर? तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। यानिक सिनर का नाम ध्यान रखना, यानिक सिनर इटली के हैं, और लिंडा नोस्कोवा जो है ये चेक रिपब्लिक की हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत ने पहला स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित किया है। अब ये टैक्टिकल एरोस्टेट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये हवा से हल्का, लाइटर देन एयर, ठीक है। ये आप देख रहे हो फोटो में, गुब्बारा होता है, मिनी एयरशिप भी बोला जाता है, गुब्बारा है एक प्रकार का ये। इसे एक मजबूत केबल के जरिए जमीन से बांधकर निश्चित ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। इसमें कैमरे, रडार और अन्य सेंसर लगाए जाते हैं। अब इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग होगा सीमा की निगरानी के लिए, दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखने के लिए, सैन्य अभियानों में रियल टाइम जानकारी के लिए, और आपदा प्रबंधन और संचार सहायता के लिए। क्लियर हुआ? तो इसको IIT दिल्ली और DRDO के द्वारा बनाया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा। IIT दिल्ली ने और DRDO एक भारतीय स्टार्टअप के सहयोग से भारत का पहला
कम लागत वाला स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित किया है। तो आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो टैक्टिकल एरोस्टेट है ये बनाया किसने, आईआईटी दिल्ली ने बनाया है और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब नेमार जूनियर, ध्यान रखिएगा, नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल किससे, फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है। ये किस देश के हैं, ब्राजील के हैं, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि नेमार जूनियर किस देश के हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, ध्यान रखिएगा, वो है ब्राजील के। क्लियर, आगे चलते हैं। पेरू के केइको फुजिमोरी, पेरू में ध्यान रखिएगा केइको फुजिमोरी जो है ये राष्ट्रपति बन गई है, प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये, पेरू की पहली निर्वाचित फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू हैं। क्या नाम है इनका, केइको फुजिमोरी, केइको फुजिमोरी ये फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट हैं पेरू की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 आ गई है, ध्यान रखिएगा। इस बार भारत में थोड़ा सुधार हुआ है। 2026 में भारत की जो रैंकिंग आई है वो 94 आई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि 2025 में, इससे पहले क्या आई थी भारत की रैंकिंग, 99। तो 99 से 94 पर आ गए हैं, थोड़ा बेहतर हुए हैं हम। ये जो रैंकिंग आई है वो 167 देशों में आई है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का अब तक का सबसे बेस्ट रैंक रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे बेस्ट रैंक रहा है 94 2026 का। जबकि 2025 में क्या रैंक आई थी, 19वीं रैंक आई थी। पहली रैंक पे कौन आया है, फिनलैंड आया है, सेकंड नंबर पे स्वीडन आया है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क आया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो रैंकिंग आई है एसडीजी में वो 94 आई है। आगे चलते हैं। फिर ध्यान रखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा बन गया है, ध्यान रखिएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहां है, डेनमार्क में स्थित है, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है। तो ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है। और टॉप 3 की अगर बात करें तो सबसे पहले कोपेनहेगन है, फिर सेकंड नंबर पे वियना है और थर्ड नंबर पे ज्यूरिख है। नई दिल्ली का ध्यान रखिएगा 120वां स्थान आया है, रहने योग्य शहरों में नई दिल्ली का 120वां स्थान आया है। कितने शहरों में, 173 सिटीज में 120वां नंबर आया है किसका, नई दिल्ली का। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नई दिल्ली का 120वां आया है और पहले नंबर पे कौन आया है, तो कोपेनहेगन आया है, जो कि किस देश की कैपिटल है, तो डेनमार्क की कैपिटल है। क्लियर, दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है, बस हो गया। आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम क्या है, नमो ग्रीन रेल। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो नमो ग्रीन रेल है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, ये किस राज्य में चली है, तो ये चली है हरियाणा में। किस राज्य में चली है, हरियाणा में चली है। जिंद से लेकर सोनीपत तक ये चलेगी। ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहेगी, ध्यान रखिएगा। 2600 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित यात्री ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, नमो ग्रीन रेल। कहां पे चली है, हरियाणा में। आगे चलते हैं। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेनगा, ध्यान रखिएगा क्यूडेनगा भारत की पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। इसकी मंजूरी जुलाई 2026 में दी गई है। मंजूरी देने वाली संस्था डीसीजीआई है और ब्रांड का नाम है क्यूडेनका टेक 003, ठीक है। भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है। निर्माता टकेडा जापान, ये निर्माता ध्यान रखिएगा कौन है, टकेडा जापान का है। इसके द्वारा ये कंपनी है, इसके द्वारा ये बनाया गया है, लेकिन ये है भारत की ही, ठीक है। चारों डेंगू सीरोटाइप जो होते हैं वो सब इसमें कवर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जीवित लेकिन कमजोर है वैक्सीन है ये, जीवित है लेकिन थोड़ा कमजोर है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी आपको बता दूं, बस आपको इतना बस ध्यान रखना है कि भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है, तो क्यूडेनगा। ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, क्यूडेनगा जो है ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और, 2 डोज में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बार में नहीं। भारत में डेंगू की पहली स्वीकृत वैक्सीन है, ये 2 डोज इसके दिए जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीबीजी राम जी एक्ट 2025। ध्यान रखिएगा 2025 में आया था ये एक्ट, और इसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 को इसे लागू कर दिया गया है और इसने मनरेगा का स्थान ले लिया है, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के स्थान पे आ गए हैं जीबीजी राम जी, जीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही कि इसको लागू कब किया गया,
1 जुलाई 2026 को लागू किया गया। दूसरा, इसने किस योजना का स्थान ले लिया? तो मनरेगा का स्थान ले लिया इसने, ठीक है, जीबीजी राम जी, ध्यान रखें। और नई योजना क्या हो गई है? जीबीजी राम जी एक्ट 2025, जीबीजी राम जी एक्ट 2025। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन इसमें अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, 125 दिन प्रतिवृत्ति वर्ष में रोजगार दिया जाएगा। और न्यूनतम, उसमें न्यूनतम ऐसा डिसाइड नहीं था मनरेगा में, लेकिन इसमें न्यूनतम डिसाइड किया गया है कि मिनिमम 300 रुपए मजदूरी दी जाएगी, इससे कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा दिया जा सकता है, ये सभी राज्यों के लिए है, ठीक है ना, लेकिन 300 से कम मजदूरी नहीं दिया जाएगा। और इस योजना के 4 मुख्य स्तंभ हैं: जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसम आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्य। तो ये 4 इसके प्रमुख स्तंभ भी हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 जुलाई 2026 को ये लागू हुआ है और 100 दिन के बदले अब इसमें क्या कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया। पहले इसमें भी 100 दिन था, 100 दिन का रोजगार, लेकिन अब इसमें 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत ने LRSAM मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। कहां पे किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। और किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट का नाम है कुशा, कुशा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। और ये किसने किया है? DRDO, किसने किया है? DRDO ने किया है। तो 3 चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो LRSAM मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण था, ये कहां हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? किस परियोजना के तहत? तो प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा के तहत ये परीक्षण किया गया है। आगे चलें। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद पे बड़ा बदलाव हो गया है, क्योंकि कीर स्टारमर जो वहां के पहले, मतलब इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अब वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंडी बर्नहम, एंडी बर्नहम बन गए हैं वहां के नए प्रधानमंत्री। तो इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंडी बर्नहम जो है ये ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और किसके इससे पहले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कीर स्टारमर इससे पहले थे, ठीक है। लेबर पार्टी के नेता हैं और ये भी लेबर पार्टी के नेता हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं, ठीक है। यहां से तो बिल्कुल सवाल आपके आएंगे ही, तो ध्यान रखिएगा। कौन जीत गया भाई? विनर कौन हो गया है? स्पेन हो गया है फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक। फाइनल मुकाबला स्पेन ने जीता है, किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराया। सेकंड नंबर पे आया है अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पे आया है इंग्लैंड और फोर्थ नंबर पे आया है फ्रांस। तो 4 आपको बस ध्यान रखने हैं। पहले नंबर पे स्पेन, दूसरे में अर्जेंटीना, थर्ड में इंग्लैंड और फोर्थ में फ्रांस आया है, ठीक। अब फीफा वर्ल्ड कप के जो पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, वो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन बूट टॉप स्कोरर जो होता है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। ये एम्बापे को दिया गया है, काइलिन एम्बापे को दिया गया है। ये किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। लगातार दूसरी बार 2022 और 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड जीता है इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2022 में भी ये गोल्डन बूट अवार्ड जीते थे और 2026 में भी इन्होंने ही जीत लिया है। और वर्ल्ड कप इतिहास में 22 गोल के साथ इन्होंने सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एम्बापे जो हैं ये फ्रांस के हैं, इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। फिर गोल्डन बॉल, जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है, ये मिला है रॉड्री को मिला है। किसको मिला है? रॉड्री को मिला है, स्पेन के हैं ये, देख लीजिए, ठीक है ना। रॉड्री को मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड, रॉड्री को, जबकि गोल्डन बूट एम्बापे को मिला है। फिर सिल्वर बॉल मिला है मेसी को, मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। फिर ब्रॉन्ज बॉल मिला है, ये भी मिला है एम्बापे को, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो एम्बापे को 2 मिले हैं, एक गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, एक ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड मिला है एम्बापे को, फ्रांस के हैं। फिर गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो गया है वो किसको गया है? उनाई सिमोन को। उनाई सिमोन जो है ये स्पेन के हैं, उनाई सिमोन को मिला है। और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड जो मिला है ये पाउ क्यूबार्सी को मिला है, पाउ क्यूबार्सी को मिला है, ये भी स्पेन के हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अवार्ड पूछे जाते हैं। तो गोल्डन बूट एम्बापे और ब्रॉन्ज बॉल भी एम्बापे, गोल्डन बॉल रॉड्री, सिल्वर बॉल मेसी, ठीक है। और गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर जो है ये किसको दिया गया है? उनाई सिमोन को मिला है, स्पेन के हैं। अब बात करें अगर फीफा की, तो फीफा ध्यान रखिएगा हुआ कहां इस बार का 2026 का?
कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, 3 जगह पर ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त मेजबानी की है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ए से अमेरिका, फिर सी से कनाडा और एम से मैक्सिको, एसीएम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 जगह पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। टोटल 48 टीमों ने भाग लिया था। पहली बार फीफा हुआ है कब? 1930 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे सफल टीम जो रही है वो ब्राजील रही है 5 बार। जो पहला हुआ था वो किस देश ने जीता था? तो उरुग्वे देश ने जीता था 1930 में। फीफा की स्थापना, ध्यान रखिएगा, फीफा में 4 वर्ड आ रहे हैं, तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। तो ये हो गया फीफा के बारे में। स्टैटिक जीके भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। क्लियर? कैसा लग रहा है वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा भी आपको लग रहा हो, अच्छा बुरा जो भी आपका ओपिनियन हो, आप बताइएगा। ठीक है, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया 22 जुलाई को। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था तिरंगे को अपनाने के लिए। और डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ये डिजाइनर दिख रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको अपनाया कब गया है? 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा रखा गया है इसको अपनाने का। ठीक, आगे चलते हैं। अजीत डोभाल जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल जी को ये क्यों दिया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश की सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। और ये कहां पे दिया जाता है? ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये 1983 से तिलक सम्मान है ना, तिलक में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1983 से स्थापना हुई है। प्रदान करने वाली संस्था तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है। स्थान कहां पे दिया जाता है? पुणे, महाराष्ट्र में दिया जाता है राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए। और प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त को दिया जाता है ये। ठीक है ना, घोषणा भी हो गई है, 1 अगस्त को दे दिया जाएगा ये। क्लियर? तो 1 अगस्त को ये दिया जा चुका है इनको, अजीत डोभाल जी को, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, मेघालय की लॉकडाउन हल्दी के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है। तो एक फैक्ट यहां से सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन हल्दी किस राज्य की है? तो आपको बताना है मेघालय की है। दूसरा, किस हल्दी के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, लॉकडाउन हल्दी के लिए किया गया है। बस 2 ही चीज है कि लॉकडाउन हल्दी किस राज्य की है? मेघालय की है। ये बस आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे बेस्ट फीचर फिल्म बन गई है। कौन सी? 370, आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर के ऊपर आई थी। तो ये फिल्म जो है सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड, फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर में 2 नाम आए हैं। एक है साउथ के ममूटी और बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन। ममूटी को ब्रह्मा युगम के लिए मिला है और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है यामी गौतम को मिला है, आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार पेरियासामी को मिला है, अमरम मूवी के लिए। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। अमरम मूवी के लिए राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है संजय मिश्रा जी को। बेस्ट सहायक अभिनेत्री सच्चा नामीदास और रोपाश्री वाकाड़ी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जो हैं शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर जो होते हैं अभय जोधपुरक और वैकोम विजय लक्ष्मी। तो ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर ध्यान रखिएगा ममूटी और कार्तिक आर्यन। बेस्ट मूवी आर्टिकल 370। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम। बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियास्वामी और बेस्ट सहायक अभिनेता जो है वो संजय मिश्रा। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की शुरुआत हो गई कब? 23 जुलाई को शुरुआत हुई। और इस शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि सबसे पहले शुरुआत कहां हुई? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन रही हैं? तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू रही हैं, भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर रही हैं। ठीक है, और लवलीना बोरगोहान जो है ये किंग्स बैटन बेयरर रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 फैक्ट आपको यहीं पे ध्यान रखिए कि मीराबाई चानू जो है ये फ्लैग बेयरर रही हैं भारत की तरफ से, और किंग्स बैटन बेयरर जो रही हैं लवलीना बोरगोहान रही हैं। और ये हो कहां पे रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। और इसके और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जब वो खत्म हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम उसको एक साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग से वीडियो उसके में बताऊंगा मैं आपको। आगे चलते हैं।
अनुराग जैन बन गए हैं नीति आयोग के नए सीईओ। ध्यान रखिएगा, अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। अगर बात की जाए कि अनुराग जैन जो हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ध्यान रखिएगा वीवीआर सुब्रमण्यम जी का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? वीवीआर सुब्रमण्यम जी थे। ये पहले अनुराग जैन जो थे ये पहले मध्य प्रदेश जो थे चीफ सेक्रेटरी रहे, है ना, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। इससे पहले ये इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी जी इसके वाइस चेयरमैन हैं, किसके? नीति आयोग के, ठीक है। और पूर्व सीईओ कौन रहा है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, जिनका स्थान किसने ले लिया है? अनुराग जैन जी ने ले लिया है। क्लियर हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है इसका चेयरमैन होता है। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी, मुख्यालय नई दिल्ली, नीति निर्माण, सहकारी संघवाद एवं सतत विकास के आधार पर यह काम करता है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा फिनिश, हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर। कैसा लगा लेक्चर बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, अच्छा बुरा जैसा भी हो। क्या इसमें सुधार किया जा सकता है वो भी आप बता सकते हो। और जो मैंने आपसे पूछा था फिडे का फुल फॉर्म, उसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।